हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दक्षिणा साइंस वर्ल्ड। तो कल हम बात कर चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सामान्य जानकारी हम ले चुके हैं, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे मानव में जनन। तो मानव में जनन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और किन किन पदों से होकर मानव में जनन गुजरता है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव में जनन की। तो देखिए, मानव में जनन लैंगिक जनन होता है। मानव में कैसा जनन होता है? मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन होता है। और मानव में जो है जरायुज, मानव कैसा जंतु है? जरायुज है। जरायुज का मतलब क्या था? जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उन जंतुओं को क्या बोलते हैं? जरायुज जंतु बोलते हैं। जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ये सब क्या है? ये जरायुज जंतु है। लेकिन एक और होते हैं अंड प्रजक, जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो मानव क्या करता है? सीधा शिशु को जन्म देता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जरायुज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं जनन के पद। ठीक है, बार बार 12th में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि जनन के पद सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। और वैसा नहीं है ऊपर क्या लिख दिया नीचे क्या लिख दिया, सीक्वेंस में जमाना है आपको। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ युग्मक जनन। अब युग्मक जनन क्या होता है? देखिए, जब तक अंडाणु और शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, तब तक जनन कैसे संभव है? तो सबसे पहले तो गेमेटोजेनेसिस होगा, मतलब अंडाणु और शुक्राणु बनेंगे, उसको क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। अंडाणु और शुक्राणु बन गए, भाई मादा में तो अंडाणु बनेंगे और पुरुष में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। तो ये क्या हो गया? युग्मक जनन हो गया। तो ये फर्स्ट में तो ये आएगा, जनन के पद हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जनन के पद देख रहे हैं। उसके बाद में हम सारी स्टडीज करेंगे। सबसे पहले हम जनन के पद देख रहे हैं। और उसके बाद में आएगा वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होता है? तो वीर्य सेचन का मतलब है कि शुक्राणु का, भाई अंडाणु तो शरीर के बाहर जाता नहीं, तो वीर्य सेचन में कौन जाएगा? भाई जनन के लिए कौन काम में आएगा? शुक्राणु ही गति करेगा ना। तो वीर्य सेचन ही होगा। तो वीर्य किससे निकलता है? पुरुष से निकलता है। पुरुष से वीर्य में क्या निकलता है? शुक्राणु निकलता है। तो मादा जननांग तक शुक्राणु को पहुंचाना, या मादा जननांग के अंदर शुक्राणु को पहुंचाना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुक्राणु मादा जननांग। ठीक है, तो मादा जननांग में प्रवेश हो जाता है या अंदर, उनका सेचन करना, ये हो गया आपका वीर्य सेचन। उसके बाद में आता है निषेचन। तो निषेचन हमने कल ही देख लिया था। तो जो जरायुज जंतु होते हैं उनमें कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात मादा के शरीर के भीतर निषेचन होता है। तो इसमें क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। भाई यहाँ पे युग्मक जनन हुआ था, देखो दोनों में अंतर है। निषेचन में युग्मक बनेंगे तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद युग्मक बनेंगे, लेकिन युग्मक जनन मतलब अंडाणु और शुक्राणु का बनना युग्मक जनन कहलाता है। लेकिन निषेचन में क्या बनते हैं? जब अंडाणु और शुक्राणु, जब शुक्राणु अंडाणु को विभेदित कर देता है, उसके बाद में वो क्या बन जाता है? युग्मक। आगे देखो, उसके बाद होता है अंतरोपण। अब अंतरोपण क्या होता है भाई? जब निषेचन होने के बाद में, जब निषेचन हो जाता है, तो निषेचन होने के बाद में इसमें विभाजन होने के बाद में कोशिका बनती है, कोरकपुट्टी कोशिका, और ये एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। तो इसको क्या बोल, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है, तो इसको बोलते हैं अंतरोपण। अर्थात जो विभाजन हो रहा था शुक्राणु और अंडाणु निषेचन के बाद में, तो वो एक जगह चिपकेगा तो सही ना, वरना बिना चिपके भ्रूण का विकास कैसे होगा? तो वो होता है अंतरोपण। उसके बाद में होता है गर्भावधि। ठीक है, अब गर्भावधि क्या होती है? तो गर्भ ये तो है नहीं कि निषेचन हुआ और गर्भ चिपका और 10 मिनट में बाहर, ऐसा तो होता नहीं है। एक लंबे 9 महीने तक वो वहां पे रुकता है ना, तो उसको बोलते हैं गर्भावधि। अर्थात वहां पे कितने समय वो रहा। उसके बाद में प्रसव हो जाता है। प्रसव में क्या होता है? शिशु का जन्म। क्या होता है? शिशु का जन्म हो जाता है प्रसव में, शिशु जन्म। तो ये है आपकी आपके जनन के पद। तो इनको आप ध्यान से लिखिएगा और नोट करते चलिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इनको लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है आपका, आप इसको लिखिएगा, जल्दी से लिखो। तो अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र में हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि 12th बेस पे बहुत लंबी चीजें हैं, तो एक एक चीज को क्लियर करना जरूरी है। और हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, उसकी वजह से आप साथ दीजिएगा, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। समझना जरूरी है, ना कि लिखना।
तो सबसे पहले हम बात कर भाई, नर जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, शरीर के बाहर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, किस लिए बाहर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले हम बात करने वाले वृषण की, उसके बाद में वृषण नलिकाएं क्या होती है, उसके बाद में पूर्ण जनन तंत्र क्या होता है, शिश्न क्या होता है, सबके बारे में मैं क्या करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक जोड़ी वृषण। तो मनुष्य नर जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते, तो वृषण, जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिस भी इनको बोलते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ये प्राथमिक का मतलब क्या, सबसे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है। अगर शुक्राणु ही नहीं होंगे तो जनन का क्या फायदा। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस शुक्राणु का निर्माण करता है। लैंगिक हार्मोन जो निकलते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो ये किससे निकलते हैं, ये भी वृषण से निकलते हैं। इसलिए ये क्या है, प्राथमिक अंग। तो ये टेस्टोस्टेरोन का भी स्त्रवण करता है कौन, वृषण या टेस्टिस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। अगर इसकी हम साइज की बात करें कि इसकी साइज क्या होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो वो जरूरी 12th लेवल से। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर टेस्टिस की चौड़ाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ऊपर से नीचे। ठीक है, अब देखिए वृषण पाया कहाँ जाता है, उदर गुहा में, शरीर के बाहर, लेकिन वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, उदर गुहा में, उदर में, शरीर के बाहर, लेकिन वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। ऐसा क्यों है कि ये शरीर के बाहर पाया जाता है, हाँ कोई कारण होगा ना इसका। भाई तो है नहीं कि कुछ बाहर फेंक दिया। भाई ये आंखें बाहर दी गई है, अपने आंखें बाहर दी गई है, इन पे पलकें दी गई है, तो पलकों का काम है इनकी रक्षा करना। तो ठीक वैसे अगर उसको बाहर दिया गया है टेस्टिस को हमारे शरीर से, तो उसका कोई रीजन रहा होगा। तो उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री है, 37 डिग्री। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री। ठीक है, लेकिन शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या है, ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। अगर ये शरीर के अंदर ही होते महिलाओं की तरह, उनमें अंडा से अंदर होता है ना वैसे, तो ये शुक्राणु ही नहीं बना पाता, क्योंकि इसको 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। और अगर ये तो 2 से 3 डिग्री अगर मानव शरीर का तापमान कम हो जाता है तो फिर तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मानव शरीर के बाहर होता है, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अर्थात शुक्र जनन के लिए क्या होती है, 2 से 3 डिग्री कम की आवश्यकता होती है। जैसे 37 डिग्री होता है तो इसको 33-34 डिग्री पे ये क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। यही हुआ इसका मतलब। तो ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए। तो वृषण कोश के भीतर पाए जाते हैं कौन, टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोश के भीतर। अब आप इसको देखिए एक बार, अब आपको किडनी लग रही होगी, लेकिन समझने के हिसाब से शुक्र मैंने वृषण बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि वृषण पालिकाएं पाई जाती है। देखिए आप, ये वृषण पालिकाएं हैं जो ब्लू लाइन से बनी हुई है, ये वृषण पालिकाएं ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, वृषण पालिकाएं। एक टेस्टिस में 200 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। ये कम ही बना पाए क्योंकि हम सिर्फ समझाने के हिसाब से बना रहे हैं, आप इसको लिखते चलिएगा। तो एक टेस्टिस में 200 से 300 वृषण पालिकाएं, 200 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब इन वृषण पालिकाओं में 200 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। इन वृषण पालिकाओं में एक से और 3 कुंडली शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। तो जिससे मान लो ये है, ये क्या है, ये एक वृषण पालिका है। तो इसमें 1 से 3, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इस प्रकार की जलेबी के समान, यूं लंबी रिंग के समान, बिल्कुल जैसे स्प्रिंग आती है ना बटन वाले पेन में, और कचक कचक, तो वैसी ही कुंडली शुक्र जनन नलिकाएं किसमें पाई जाती है, एक वृषण पालिका में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। जबकि वृषण वृषण पालिकाएं कितनी पाई जाती है, एक टेस्टिस में 200 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें शुक्र जनन नलिका की। ठीक है, शुक्र जनन नलिका अहम भूमिका निभाती है। आप इनको एक बार फिर रिपीट कर देंगे अपन, लेकिन फिर भी आप देखिए आगे, देखो शुक्र जनन नलिका। अब देखो शुक्र जनन नलिका के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन नलिका के भीतर, बाहर की बाद में बात करें, पहले भीतर की बात करते हैं। तो भीतर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, नर जनन कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनी। किसको, नर जनन सेल किसमें पाई जाती है, टेस्टिस के
ये शुक्र जनन नलिका के अंदर, मतलब इन कुंडलित नलिकाओं के भी अंदर, इधर इधर अंदर पाई जाती है, इधर घुस के भीतर भीतर, बिल्कुल भीतर। जैसे मान लो आप एक कमरे में गए, कमरे में पैसे रख रखे, आप कमरे में पैसे से अलमारी में थोड़े रख रखे, उधर भी किसी अलमारी में रख रखे होंगे, ठीक है वैसे। तो वृषण पालिकाओं में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका के अंदर क्या पाया जाता है? नर जनन कोशिका। तो ये नर जनन कोशिका क्या करती है? मियोसिस से शुक्राणु का निर्माण करती है। मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से ये क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। भाई टेटिस का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण का। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्र जनन नलिका के भीतर नर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। एक कोशिका और पाई जाती है, सरटोली कोशिका। अब सरटोली कोशिका क्या करेगी? तो ये शुक्राणु को पोषण देती है। क्या करती है? पोषण देती है। तो इसको जैसे मान लीजिए नर शरीर के बाहर तक निकालने के लिए नर की मांसपेशियां काम करेगी, लेकिन जब वो मादा जननांग में प्रवेश करता है, जब शुक्राणु मादा जननांग में प्रवेश करता है, तो जब वो ओवम को ढूंढता हुआ फिलिपिन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, तब उसकी खुद की एनर्जी उसके काम आती है। तो ये पोषण भी शायद वहीं से भरा जाता होगा। तो ये क्या है? इस सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। अब ये तो बात हो गई क्या कि भीतर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया या फिर सर्टोली सेल। जर्म सेल का काम है शुक्राणु निर्माण का, सर्टोली सेल का शुक्राणु को पोषण देने का, ठीक है। और ये सर्टोली सेल सब में पाई जाती है, ठीक है। सर्टोली सेल सब में पाई जाती है, जैसे कि पौधों में भी पाई जाएगी, जहां पे भी पोषण देने का काम करेगी वहां पे सर्टोली सेल अवश्य पाई जाएगी, जैसे पौधों में भी पाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र जनन नलिका के बाहर, बाहर क्या पाया जाता है? तो शुक्र जनन नलिका के बाहर लेडिंग सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेडिंग सेल। जनन नलिका के अंदर क्या पाया जाता है? और बाहर पाई जाती है अंतराली स्थल। बाहर क्या पाया जाता है? अंतराली स्थल। अंतराली स्थल में क्या पाया जाता है? लेडिंग सेल पाई जाती है। अंतराली स्थल में लेडिंग सेल पाई जाती है। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। और ये क्या है? लिंग हार्मोन। इसी से क्या होता है? सारी चीजें कवर होती है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का फटना, लड़कों में होता है ना भर्र आने लग जाती है आवाज, वो काम कौन करता है? वो तो ये करता है किशोर अवस्था में, हाँ, कंधों की चौड़ाई का बढ़ जाना, तो ये सब काम यही करता है। अब देखो अंतराली स्थल में एक चीज और पाई जाती है, प्रतिरक्षी कोशिका। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको यहीं पे लिख दो, प्रतिरक्षी कोशिका। प्रतिरक्षी कोशिका ये भी कहाँ पे पाई जाती है? अंतराली सेल में। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, भीतर वाली कौन कौन है? नर जनन कोशिका और सरटोली सेल्स। नर जनन कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु निर्माण करेगी। सरटोली सरटोली कोशिकाएं क्या करेगी? शुक्राणु को पोषण देगी। जबकि बाहर क्या पाई जाती है? बाहर अंतराली स्थल बाहर की शुक्र जननलिका के बाहर क्या पाया जाता है? अंतराली स्थल पाया जाता है। अंतराली स्थल क्या करता है? लेडिंग सेल क्या करता है? अंतराली स्थल में लेडिंग सेल पाई जाती है। लेडिंग सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। और एक और सेल पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? प्रतिरक्षी कोशिका। तो आप एक बार यहीं से देख लीजिए, मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों है? क्योंकि शुक्राणु का निर्माण करते हैं और लैंगिक हार्मोन भी यहीं से निकलता है। कौन सा लैंगिक हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद में इसकी साइज क्या होती है वृषण की? तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। वृषण कोश के भीतर पाया जाता है। तो वृषण उदर के बाहर, उदर के नीचे और वृषण कोश के भीतर पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री, और इसको 37 डिग्री से कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृषण के अंदर की। तो वृषण के अंदर 200 से 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। 200 से एक वृषण पालिका में 1 से 3 कुंडली शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। शुक्र जनन नलिका, अब शुक्र जनन नलिका क्या करती है? आगे देखो, शुक्र जनन नलिका के भीतर 2 प्रकार के सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया या फिर सर्टोली सेल। जर्म सेल का काम क्या है? शुक्राणु निर्माण का। सर्टोली सेल पोषण पोषण प्रदान करेगी। उसके बाद में शुक्र जनन नलिका के बाहर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाहर, तो बाहर क्या पाया जाता है? अंतराली स्थल पाया जाता है। अंतराली स्थल में लेडिंग सेल पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। तो इसमें एक और सेल पाई जाती है जो क्या करती है?
प्रतिरक्षा करती है। क्या करती है? इसकी प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जो प्रतिरक्षा का काम करती है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखते चलिए।